नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप आर ओ की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं और आर ओ परीक्षा डेट भी बहुत जल्द आपकी आने वाली है। अभी तो फ़िलहाल में 11 फरवरी की डेट ट्रेंड कर रही है, लेकिन उम्मीद है कि कोई फरवरी में ही परीक्षा डेट आ जाएगी। मिड फरवरी तक ही पेपर होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग तैयारी में फुल्ली लगे रहें, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग भारत में वन की स्थिति देखेंगे और भारत में वनों का क्या है माहौल। बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई थी, वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, वन नीति आई थी, तो ये सब कब आई थी इनके बारे में देखेंगे। प्रश्न और उत्तर के माध्यम से पूरा डाटा होगा। जैसे भारत में कुल वन क्षेत्र क्या है मित्रों, तो भारत में जब कुल वन क्षेत्र की बात आती है तो 701673 वर्ग किलोमीटर आता है। यानी अगर देखें तो 701673 वर्ग किलोमीटर आपका कुल वन क्षेत्र निकल करके सामने आता है। जबकि अगर बात किया जाए कि विश्व में भारत द्वारा अधिकृत वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, विश्व में भारत के द्वारा जो अधिकृत वन क्षेत्र है उसका परसेंटेज विश्व लेवल पर क्या है, तो 1.7% है। 1.7% है। जबकि भारत द्वारा बनाए गए वन कवरेज क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, तो भारत द्वारा बनाए गए वन कवरेज क्षेत्र का जो परसेंटेज निकल करके सामने आता है मित्रों, वो 24% निकल करके आता है। लगभग 1/4, 24% निकल करके आता है। आगे बात करते हैं मित्रों, तो सबसे बड़े वन कवरेज क्षेत्र वाले देश कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं जहां सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है उसमें नंबर 1 पे रूस आता है, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील आता है और तीसरे नंबर पे आपका कनाडा आता है। तो रूस, ब्राज़ील और कनाडा आपके वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा डाटा रखने वाले देश हो गए। और आगे बात किया जाए तो आगे कहा जाता है वन क्षेत्र कवरेज के आधार पर भारत की स्थिति क्या है। वन कवरेज क्षेत्र के आधार पर भारत की स्थिति क्या है मित्रों, तो 10वें पायदान पे है, 10वें नंबर पर है। पहले पे रूस है, दूसरे ब्राजील है, तीसरे कनाडा है, लेकिन भारत की स्थिति 10वें नंबर पे है। याद रखिएगा, 24% लिए हुए है। विश्व लेवल पर कितना है, 1.7% डाटा कवर कर रहा है। आगे बात करते हैं मैक्सिमम यानी सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो मैक्सिमम वन आवरण जो रखता है मित्रों वो आपका सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश रखता है, जो सोयाबीन के उत्पादन में भी अग्रण है, नंबर 1 पे। और आगे बढ़ा जाए, अगला टॉपिक क्या दिया गया, अगला पॉइंट दिया गया मित्रों, सबसे कम वनावरण वाला क्षेत्र का राज्य कौन सा है, यानी सबसे कम वन आवरण कहाँ पाया जाता है। तो जब मिनिमम की बात आएगी तो मिनिमम में आपको पड़ोसी राज्य ही लगाना होगा, हरियाणा, जहां मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार चल रही है। तो हरियाणा में वन आवरण क्षेत्र कम है। प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो अगर परसेंटेज की बात करें तो जैसे अगर एरिया कम हो जाएगा और वन का एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो परसेंटेज ज़्यादा निकल के आ जाएगा। तो ओवरऑल तो आपका मध्य प्रदेश ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में मिजोरम ज़्यादा है, ठीक है। तो परसेंटेज में वन क्षेत्र ज़्यादा कहाँ का है, वो मिजोरम का हो जाता है। आगे बढ़ें तो प्रतिशत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो मित्रों परसेंटेज में सबसे कम जो वन क्षेत्र वाला राज्य है वो आपका पड़ोसी राज्य पंजाब है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आपसे पूछा गया मित्रों सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आप जानते हैं यूटी में मैक्सिमम वन आवरण किसका है मित्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उसका जो है परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, उसका परसेंटेज यूटी में मैक्सिमम है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका दमन और दीव बनता है, दमन और दीव बनता है। आगे बात किया जाए तो भारत में वन की स्थिति में और क्या बात आती है, तो भारतीय वन विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, भारतीय वन विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो डायटिच ब्रांडिस का नाम आता है, ये जर्मनी के रहने वाले हैं, इन्हें भारतीय वन विज्ञान का जनक माना जाता है। वन महोत्सव की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी मित्रों, तो आप जानते हैं कि 1950 में वन महोत्सव स्टार्ट होता है। के.एम. मुंशी जब बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं तब जाके स्टार्ट हो पाता है वन महोत्सव। याद रखिएगा, सन पूछा जाता है। वन महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। तो मित्रों आप जानते हैं जो वन महोत्सव मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है जुलाई के दूसरे सप्ताह में, यानी मिड जुलाई में।
आगे बात करें तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई। तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति जब आती है तो वो प्यारा सन होता है 1952 का, 1952 का। जबकि भारतीय संसद ने राष्ट्रीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया। तो राष्ट्रीय वन्य जीवन को संरक्षित करने के लिए एक अधिनियम आया, वो अधिनियम 1972 का है, 1972 का है। कई बार परीक्षाओं में छपा है 1972, याद रखने का प्रयास करिएगा मित्रों। संसद ने 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। आगे बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम लागू कब होता है मित्रों। तो संरक्षित के बाद जो है 8 साल लग जाते हैं लागू होने में। 1980 में ये फाइनली लागू हो पाता है। पारित कब होता है, 1972 में पारित हो जाता है और 1980 के आसपास ये लागू होता है। भारत में वन और वन्यजीव मंत्रालय कब अस्तित्व में आता है। वन और वन्यजीव मंत्रालय निकल करके आता है 1985 में, यानी जब अधिनियम लागू होता है उसके भी 5 साल बाद इसका मंत्रालय बनता है, यानी अलग मंत्री आते हैं। और आगे बात करें तो कहा जाता है भारत में भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो कब आया मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट सीटेट इसमें तो बहुत बार छपा है, अब के आरओ में भी कई बार आया है। तो भारत में भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू होता है वो 1986 में लागू होता है, जबकि राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम ये 1972 में लागू होता है। ठीक है, तो अधिनियम पारित हुआ 72 में, लागू हुआ 1980 में, और जो इसका मंत्रालय बन के आया वो 1985 में आया। सभी पॉइंट समझ में आ गए। आगे बात करते हैं। आगे कहा जाता है भारतीय जैव विविधता अधिनियम लागू होता है मित्रों। भारतीय जैव विविधता का जो अधिनियम लागू होता है वो 2002 से लागू होता है। कब से, 2002। जबकि आगे कहा गया चिपको आंदोलन का संबंध है मित्रों। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से अधिनियम से संबंधित है। वन को संरक्षित करना है, वन को बचाना है। ये 1973 से आपका चिपको आंदोलन चल रहा था। चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम बताना होगा। तो चिपको आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम सुंदरलाल बहुगुणा है। ये आपके उत्तराखंड के निवासी होते हैं। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है। तो भारत में सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन पाया जाता है मित्रों वो सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है। आप जानते हैं ये सुंदरवन वाला जो डेल्टा है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। तो ये वेस्ट बंगाल का डिटेल है। आगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष के रूप में मनाया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष के रूप में जो मनाया जाता है जब आपका राष्ट्रीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम पारित होता है उसके 1 साल बाद, यानी 1972 के 1 साल बाद 1973 आता है। तो 73 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये तो आपके भारत में वनों की स्थिति हो गई। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के और जो आपके ये वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में। वैसे तो बहुत सारे दृश्य हैं, आप देखेंगे तो केरला में साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क होता है, पेरियार होता है, मैंथेई होता है, नमुदाई होता है, एर्नाकुलम होता है, ऐसे हर राज्यों में है। गोवा की बात करें, सलीम अली बहुत बार पूछा गया, वर्ल्ड सेंचुरी है सलीम अली पक्षी विहार, बहुत बार पूछा गया गोवा का। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भी देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया मित्रों कि हाथियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई परियोजना कौन सी है। तो हाथियों के संरक्षण के लिए परियोजना हाथी स्टार्ट की गई। जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंटा की स्टार्टिंग कब होती है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंटा की जो शुरुआत होती है मित्रों वो फरवरी 1992 में होती है। कब होती है, फरवरी 1992 में स्टार्ट होती है। जबकि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अभी आपने जस्ट देखा था कि 1973 से स्टार्ट होती है। और भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है मित्रों। तो ये नागा अर्जुन सागर वाला आपका टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा वाला होता है, याद रखिएगा। आगे बात करें, आगे कहा गया भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है मित्रों। सबसे बड़ा अगर नागा अर्जुन है तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बोर हो जाएगा। महाराष्ट्र में पाया जाता है। टाइगर रिजर्व जो हाल ही में बनाया गया था उसका नाम है ओरंग। ओरंग कहाँ पे बनाया गया टाइगर रिजर्व, तो ये असम में बनाया गया, वही हेमंत बिश्व शर्मा जहाँ के क्या है, सीएम है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आया राष्ट्रीय उद्यान जिसे मिनी कांजीरंगा के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, यही ओरंग है जो असम में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, असम में पाया जाता है, वही है आपका मिनी कांजीरंगा, याद रखिएगा, छोटी कांजीरंगा। अगला पॉइंट दिया गया नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। तो कौन सी नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के बहती है मित्रों, तो नदी का नाम रामगंगा नदी है। कौन सी नदी, रामगंगा नदी आपके बीचों बीच से निकल करके जाती है जिम कॉर्बेट
नेशनल पार्क से। वैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे जोग हैं, बहुत सारे जलप्रपात हैं, बहुत सारे अन्य झील हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की डल और बुलर बहुत बार पूछी जाती है, सिक्किम की आपकी त्यांगसो झील या हो, चमालू झील हो, ये भी पूछी जाती है। तो सब पढ़ाया जाएगा, परेशान नहीं होना है, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता है इसलिए अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। हालांकि प्रैक्टिस बैच है तो प्रैक्टिस की तरह ही कराएंगे, बिल्कुल फिक्स है। तो प्रैक्टिस में मैक्सिमम प्रैक्टिस हम आपको देने का प्रयास करेंगे, 40 से 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं थोड़ा में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।